हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मितेश राणा एंड मैं आपके लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं 11 12 साइंस के लिए। ठीक है। एंड मैं पिछले 8 साल से फिजिक्स की कोचिंग करवाता हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो ये है मेरा टेलीग्राम लिंक। ओके, अन अकेडमी _ मितेश राणा। तो ये आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं अपनी सारी नोट्स जो है वो अपलोड करता हूं। जो भी अपकमिंग जो मेरे सेशन आने वाले हैं स्पेशल क्लासेस के, उसकी अपडेट भी यहाँ पर रखता हूँ। और जो भी नई बैच अगर मैं लॉन्च करने वाला हूँ उसकी अपडेट भी यहाँ पर होती है। एंड सारी नोट्स 11 साइंस की 12 साइंस की सब इसके अंदर होती है। ओके, तो आप जरूर से ज्वाइन करिए इसको। चाहे आप प्लस के स्टूडेंट हो या ना हो, आप जस्ट मेरी स्पेशल बैच भी अटेंड कर रहे हो तो भी आपको ये मटेरियल फ्रीली अवेलेबल होगा। ओके ओके, मेरी बैच का टाइमिंग रहता है प्लस का मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, जो कि टाइम है 4 to 5:30 PM का। ओके, एंड ये है मेरा रेफरल कोड राणा_मितेश। ठीक है, चलो इसका यूज देखते हैं क्या करना है इसको। देखो, ये कोड यूज करोगे तो अन अकेडमी का फीस स्ट्रक्चर है। देखो ये प्लस बैच के लिए कि 12 मंथ के लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, 12 मंथ के लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो ये आपको पड़ेगा 12,500। लेकिन अगर आपने मेरा कोड यूज किया, देखो यहाँ पर राणा_मितेश, और यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो आपको ये पड़ेगा 11,250। यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके ऑफलाइन फीस स्ट्रक्चर जो होता है उससे कहीं गुना कम है, कहीं ज्यादा कम है। जैसे कि मान लो ये फीस स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट की कोचिंग होने वाली है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश। ठीक है, तो पांचों सब्जेक्ट जो है आपको 11,250 में मिलने वाला है, जो कि ऑफलाइन में इसकी फीस स्ट्रक्चर होता है 70 to 80,000। तो ये तो एक सब्जेक्ट से भी कम है ना फीस। तो इसका टाइम टेबल जो है मैंने सारा रखा हुआ है, देखो यहाँ पर मंडे टू सैटरडे तक का। और ये जो है टाइमिंग दिसंबर तक ये टाइम रहने वाला है। ओके, तो इसमें से जो मेरा टाइम बनता है फिजिक्स के लिए वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है आपको, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, जो कि 4 to 5:30। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 है जो फिजिकल वर्ल्ड, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्या होता है। तो मेजरमेंट की मात्राएं हैं ये यूनिट्स, है ना। तो देखो क्या है यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स, दैट फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या है कि इसके जो रिक्वायरमेंट जो है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द सेक्शन ऑफ द यूनिट्स, वो क्या होता है। तो एक तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है, वो फिक्स होनी चाहिए। जो भी वेट होता है, मेजरमेंट होता है, हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि 5 साल बाद वो 1500 हो जाएगा, वो 1000 ही रहेगा। तो वो क्या है, एक फिक्स है, परमानेंट है, स्थायी चीज है वो, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि एक स्केल आपने बना दी तो उसकी कभी दूसरी रेप्लिका बने ही ना। जो भी आपने एक फिजिकल क्वांटिटीज के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं वो दूसरी बार बनने चाहिए, है ना, उसकी रेप्लिका बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्केल आपने एक बार बना दी, दूसरी बार उसकी कॉपी ही ना हो, है ना। तो थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, उसकी रेप्लिकेबल होना चाहिए वो। ओके, उसको जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसको जो डिफाइन करते हैं, जो मतलब मान लो कि 1 kg जो है, 1 kg जो बनाया हुआ है वो कैसे बनाया है। तो एल्यूमिनियम जो है 80% लिया है एंड इरिडियम है वो 20% लिया है। ये दोनों को मिक्स कर दिया और जो वेट बना उसको 1 kg मान लिया। तो इसको साबित करने के लिए जो डेफिनेशन है वो हर बार होनी चाहिए, साबित होना चाहिए इस ऐसे ही। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने जो बताया वो होने चाहिए। नेक्स्ट अगर चालू करें तो फिजिकल क्वांटिटीज देखिए। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसका हम मेजरमेंट कर सके। जैसे कि टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं हम, लेंथ का कर सकते हैं, मास का कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम का कर सकते हैं, एरिया का कर सकते हैं। जिसका हम मेजरमेंट कर पाते हैं
उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और जिसका मेजरमेंट हम नहीं कर पाते वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। आप किसी अपने फ्रेंड को नहीं बोल सकते कि मेरे और तुम्हारे बीच में इतनी फ्रेंडशिप है। आप पर्टिकुलर वो नहीं बोल सकते कि इतनी परसेंटेज है, आप कुछ भी, है ना, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है वो, है ना। बहुत ज्यादा ऐसा बोल सकते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या मेरी तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती है। आप समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे और तुम्हारे बीच में 10 किलो दोस्ती है ना, ऐसा। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जैसे कि मान लो टाइम। टाइम अगर मुझे देखना है तो अभी मान लो कि 10:30 बजे हैं, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे देख लिया, मुझे कुछ और चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब मैंने डिस्टेंस के बारे में नहीं सोचा कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है, कि मैं यहाँ पर हूँ अभी मुंबई जाऊंगा तो टाइम चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। डिस्टेंस जो है तो मुझे टाइम देखने के लिए डिस्टेंस नहीं देखना पड़ता, ऐसा मतलब के। ओके। मास है आपका, वेट जो है वो क्या है, वेट W इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो एम मास है, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो ग्रेविटी, तो क्या बन गया, आपका वेट बन गया। तो आपका वेट अगर मान लो कि 60 kg है, तो ऐसा नहीं होता कि वो टाइम के ऊपर डिपेंड होता है कि भाई 5:30 बजे है तो इतना वेट है, अगर 12 बजेंगे तो वेट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, है ना। तो मास किसी और चीज़ों के ऊपर, मतलब कि और क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता, डिस्टेंस भी नहीं होता, टाइम भी नहीं होता। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दूसरों के ऊपर डिपेंड्स नहीं होती। वैसे ही अगर मानिए कि डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे कि मान लो कि एरिया, मुझे ये वाला जो रिमोट मेरे हाथ में है उसका मुझे एरिया फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, L इंटू बी। तो मैं ये लेंथ मेजर करूंगा, फिर ये बी मेजर करूंगा, मतलब बी भी तो क्या है, एक लेंथ ही है ना। तो लेंथ मुझे 2 बार मेजर करनी पड़ी, यानी कि डिस्टेंस मुझे 2 बार मेजर करना पड़ा। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मुझे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। यानी क्या हुआ, मुझे फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। जैसे कि मान लो वॉल्यूम, अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो देखो L, ये B, और मैं ऐसा रख दूं उसको तो इसका H हाइट, तो LBH 3 क्या हुआ उसका, LB इंटू H 3 लेंथ हुई, B और H भी तो एक लेंथ है ना। तो क्या हुआ कि अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो डिस्टेंस की मुझे 3 बार जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लेंथ एक डिस्टेंस है। ओके। जैसे कि डेंसिटी, डेंसिटी अगर मुझे मेजर करनी है तो मुझे कौन सी 2 क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो मास की जरूरत पड़ेगी मुझे, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डेंसिटी के लिए ये दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो दूसरी क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके। और उसके जो यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डेराइव्ड यूनिट्स या तो फिर फंडामेंटल यूनिट्स। ओके। चलो देखते हैं डिटेल में थोड़ा। देखो, पहले के जमाने में मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल था, कुछ भी, आप चाहे लेंथ मेजर कर लो या टाइम मेजर कर लो, ठीक है, या वेट मेजर कर लो, सब कुछ बहुत मुश्किल था। अगर मुझे वेट मेजर करना है तो मैं कैसे करता हूं, पहले के जमाने में तो इंडिया में कुछ ऐसी सिस्टम थी कि अगर आप कोई बाजार में चीनी लेने गए तो आप वेट मेजरमेंट बना नहीं है 1 kg का, तो आप क्या बोलोगे, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि 10 रुपए की चीनी दो। वो दुकान वाला आपको कितनी देगा, तो वो आपको कुछ भी पत्थर उठाकर रख देगा और पत्थर के बराबर का मास आपको देगा, पत्थर के बराबर का वेट आपको देगा कि भाई 10 रुपए में इतनी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप दूसरी कोई दुकान में गए तो वही पत्थर थोड़ी होने वाला है ना। तो या तो आपको चीनी कम मिलेगी या तो ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये मैंने किसकी बात की, वेट की बात की। ऐसे ही अगर मैं मास की बात करूं, ठीक है, अगर लेंथ की बात करूं, तो अगर मान लो कि आपको सूट की सिलाई करवानी है, आप किसी टेलर के पास जा रहे हो, तो स्केल तो बना ही नहीं है, समझो स्केल का, फुट पट्टी जो स्केल होती है ना वो बनी ही नहीं है, तो कैसे माप मेजरमेंट करता होगे। तो वो लोग हाथ से मेजरमेंट करते हैं कि कपड़ा, आपकी साइज को देखकर बोलेंगे कि 4 कपड़ा लगेगा आपको, 4 हाथ, 4 हाथ कपड़ा लगेगा।
प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट टाइम आप कोई दूसरे टेलर के पास गए तो उसका हाथ छोटा हो सकता है या तो बड़ा हो सकता है, तो आपको या तो कपड़ा कम मिलेगा या तो ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ये भी तो कुछ फिक्स नहीं है। टाइम का मेजरमेंट कैसे करते थे? मान लो कि 3-4 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, ठीक है, 3-4 मंजिल की कोई बिल्डिंग है, तो या कोई ऐसी कोई बड़ी चीज है लो, ठीक है, टावर जैसा कुछ। तो अगर सन यहां से इस तरफ आ रहा है तो उसकी परछाई मान लो कि यहां पड़ रही है, तो यहां पर एक पत्थर रख दिया। सन थोड़े टाइम बाद आगे आया तो परछाई थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हुई तो यहाँ पत्थर रख दिया, फिर थोड़ी और शिफ्ट हुई तो परछाई यहाँ पर आई तो यहाँ पत्थर रख दिया। तो ऐसे पत्थर रख दिए और उसके ऊपर से मेजरमेंट बना दिया कि हाँ 1 बजा है, परछाई उधर है 2 बजे है ना। लेकिन मान लो कि बारिश के टाइम पर क्या होगा, जब बादल की वजह से पूरा सन ढक जाता है तो क्या होगा, है ना, शेडो तो होगा ही नहीं, तो वो तो घड़ी आपकी जो बनाई हुआ है वो गलत हो गई, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आ रहे थे, और ये तो इंडिया का जुगाड़ था, इंटरनेशनली तो कोई डील हो ही नहीं पाती थी ऐसे। तो देखो ये फोटो क्या है, तो सब साइंटिस्ट ने मिलकर ऐसा सोचा कि चलो हम कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स मेजरमेंट्स बनाते हैं कि भाई आज से वो बनाए और सब लोग फॉलो करें उसको, सारी कंट्रियां फॉलो करें। तो उन्होंने क्या बनाया कि भाई एक सिस्टम बनाई, एमकेएस एमकेएस सिस्टम बनाई। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो मीटिंग रखी पहले तो सारे साइंटिस्ट मिलकर, वो मीटिंग का नाम रखा सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। वो एक्चुअली मीटिंग का फोटो नहीं है, ये तो खाली स्लाइड एडिट करने के लिए मैंने ऐसा ही रख दिया है। तो एम के एस सिस्टम, तो इसमें क्या है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड। तो एम के एस सिस्टम डिसाइड हुई ये मीटिंग के अंदर। फिर क्या हुआ कि भाई अगर मुझे कोई बड़ी हैवी चीज है उसका मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं मीटर में करूंगा, बड़ी चीज का। उसका मुझे वेट मेजरमेंट करना है तो किलो में करूंगा, मैं किलोग्राम में। टाइम देखना है तो सेकंड में देखूंगा। लेकिन मुझे इसका मेजरमेंट करना है तो ये थोड़ी मैं मीटर में करूंगा, तो सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो उसके छोटे यूनिट बनाए, इसको थोड़ी मैं केजी में मेजर करूंगा, इसको ग्राम में करना पड़ेगा। तो देखो इसका छोटा यूनिट क्या बनाया, सेकंड नंबर देखो CGS। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। तो ऐसा कुछ हुआ, है ना। फिर एक सिस्टम और निकाली इन्होंने कि इसके साथ एम्पियर जोड़ दिया। देखो ये 4th नंबर MKSA सिस्टम, है ना। लेकिन ये फॉलो किया खाली यूरोपियन एशियन कंट्री ने। यूरोपनी कंट्रीज ने बोला कि यूरोप की कंट्रीज ने ऐसा बोला कि हम ये सब फॉलो नहीं करेंगे, हम अपनी नई सिस्टम बनाएंगे। तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने FPS सिस्टम बनाई। FPS, तो F क्या होता है, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकंड, ठीक है। फुट, अभी हम फुट का भी हमें मेजरमेंट पता है, 1 फुट 2 फुट हम बोलते ही है ना। अगर हमें पता है कि भाई हमारा मेजरमेंट है शर्ट का, तो स्मॉल लार्ज भी हम बोलते हैं, डबल एक्सल भी बोलते हैं। और हाँ 42 का है कि 39 का है वो भी हमें पता होता है ना। ओके, तो इस तरीके से तो यहां पर जो पाउंड है वो क्या होता है, तो 610 ग्राम जितना कुछ होता है, ठीक है। तो वो लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, पाव खाते हैं, पाव में से बराबर। तो पाव जो वो उस टाइम पर बनाते थे, उसका जो मतलब केक की बात कर रहा हूँ, केक का जो वेट मेजरमेंट था उस टाइम पर, तो पाव के ऊपर से उन्होंने क्या नाम दे दिया, पाउंड दे दिया नाम। तो उसका मेजरमेंट अगर इतना होता था 620 ग्राम, तो वही फिर उन्होंने कंसिडर कर दिया, है ना। तो फुट का भी कुछ ऐसे ही तरीके से होगा, सेकंड का भी कुछ, है ना। तो सेकंड का तो सेकंड ही रखा क्यों, क्योंकि तो वो तो वर्ल्ड वाइड फॉलो होना ही चाहिए इसलिए, है ना। वो तो आप भूगोल की क्लास देखोगे या तो फिर आपने 10th में देखा होगा, तो ऐसा कुछ आया होगा सेकंड, किस तरीके से कंट्रीज को डिवाइड किया है टाइमिंग के अंदर, कि यहाँ से यहाँ जाते हो तो कितना टाइम होता है। तो वो तो चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो मतलब कंट्रीज जो दूसरी कंट्री में जाओगे तो टाइम चेंज होता है, लेकिन यूनिट उसका जो है वॉच तो वही रहने वाली है ना। ओके, तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ CGS सिस्टम। क्या होगा,
CGS यानी क्या होता है, ग्राम होता है, सेंटीमीटर होता है, सेकंड होता है, तो किलोग्राम नहीं होता, यानी क्या होगा, सी ऑप्शन आएगा, है ना। अब देखते हैं फंडामेंटल फॉर्मूलाज। फंडामेंटल फॉर्मूलाज जो है वो 70-80 जितने आपको याद रखने हैं, ठीक है, लेकिन आप सारे याद रखने जाओगे तो आपको एक भी याद नहीं रहेगा। तो मेरी एक टेक्निक है, आपको क्या करना है, आपको खाली 5 याद रखने हैं, ठीक है, 5 ही याद रखने हैं, और 5 भी बहुत ईजी है, और वो आपने लर्न कर दिया तो आपका सारा फंडामेंटल फॉर्मूला जो है वो आपको आ जाएंगे। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 11 साइंस के सारे चैप्टर में आने वाला है। मतलब मान लो कि 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है। 15 चैप्टर के अंदर आप जो भी कैलकुलेशन करोगे उसके न्यूमेरिकल में आपको यूनिट लिखना ही पड़ेगा, तो ये सब में आएगा। 12 साइंस में 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर, सारे के सारे चैप्टर के अंदर ये सब आने वाला है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी, यूनिट्स भी, ठीक है। अब अगर बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 11 साइंस की दे रहे हो तो भी देखने को मिलेगा, आप JEE की एग्जाम दोगे उसमें भी देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन, स्टेट लेवल की, नीट की एग्जाम, सबके अंदर एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। और मेरे पास पेन है नहीं, राइटिंग पैड, तो मैं माउस से ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा समझने का ट्राई करना, ठीक है। वैसे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट है डिस्टेंस, फर्स्ट है डिस्टेंस, एकदम ध्यान से देखना। तो डिस्टेंस को मैंने डिनोट किया है D से, ठीक है। डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, मुझे इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो मेजर टैब से मेजर कर दूंगा। तो यहां पर क्या लिखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए यहां पर लिखना होगा MLT, M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, लेंथ की, लेंथ की, ना ही मुझे मास की जरूरत पड़ने वाली है ना टाइम की। तो मास और टाइम को मैंने क्या लिख दिया, 0, और डिस्टेंस को क्या लिख दिया, L1, क्योंकि एक बार जरूरत पड़ेगी। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो खाली L का ही देखना है जो होगा M, मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो मास, ठीक है। मुझे इसका मास मेजर करना है तो मैं टाइम के बारे में कभी नहीं सोचूंगा, लेंथ के बारे में, इसकी लेंथ कितनी है वो नहीं सोचूंगा मैं, ठीक है। मास लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। मान लो कि इतना बड़ा थर्मोकोल है, वो भी इससे हल्का हो सकता है ना, तो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता मास। देखो M क्या लिखा है मास के लिए, M1, लेंथ 0, T0, यानी लेंथ और टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका ऐसा यूनिट कितना होगा, तो आपको पता ही है कि मास का कितना होता है, kg होता है। ओके ओके, नेक्स्ट देखो टाइम, टाइम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल T से, ओके, कैपिटल T से। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो M0 L0 T1, क्योंकि टाइम देखने के लिए टाइम की एक बार जरूरत पड़ेगी, ऐसा यूनिट होगा टाइम का, सेकंड। ओके, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ये बाद में देखते हैं, उसका रीजन है क्यों बाद में देखे बताता हूं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपको 5 ही याद रखना है, तो पहले 3 ये रहे, दूसरा एक कौन सा रहा, 6 नंबर, 6 नंबर। वैसे तो 3 ही याद रखना है, लेकिन फिर भी एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, L इंटू बी, तो यहां पर फॉर्मूला है। पहले 3 का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, इसलिए लिखा नहीं है यहाँ पर। तो एरिया का फॉर्मूला, एरिया को डिनोट करना है A से, उसका फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो L इंटू बी है, यानी क्या हुआ, ये दोनों क्या है, दोनों ही लेंथ है। मतलब कि अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, M0 L2 T0, मतलब लेंथ 2 बार, देखो 2 है ना यहाँ पर, तो लेंथ 2 बार, इसको क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर, है ना। 7 नंबर, अगर मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, तो वॉल्यूम यानी क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ की 3 बार जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ पर M1 M0 L3 T0, मतलब मास भी नहीं आएगा वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, लेंथ आएगा 3 बार,
ठीक है, तो क्या लिखा है m0 L3 T0, ओके। और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, m क्यूब होगा। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी कैसे बनती है, तो फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास का फॉर्मूला हमें ऊपर मिल गया है ना, ये रहा। देखो अभी आपने 5 याद कर लिए या फिर 3 याद कर लिए खाली, तो आपको सारे के सारे आने लगेंगे। देखो तो वॉल्यूम के डेंसिटी के लिए क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला ये रहा, देखो m1 L0 T0, और अपॉन में क्या है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये जो मास की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो मास है m1 अपॉन वॉल्यूम है ये रहा, वो क्या है L3, तो क्या आएगा अपॉन में L3, वॉल्यूम से डिवाइड किया। तो यही करना है, जो फॉर्मूला में है वहां पर ही वैल्यू लिख दो। यहाँ पर मास का एमएलटी फॉर्मूला, यहाँ वॉल्यूम का एमएलटी फॉर्मूला। तो मास का क्या आएगा m1 और वॉल्यूम अपॉन में L3 है, उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा रेज टू -3 पावर। देखो और टाइम तो इसके अंदर है नहीं, यानी 0 आएगा, है ना। तो देखो इसी के ऊपर से, ये फॉर्मूला के ऊपर से मास का यूनिट क्या होता है केजी, यहां पर हमें मिल गया है केजी। और वॉल्यूम का क्या होता है, तो वॉल्यूम ये रहा, वॉल्यूम क्या होगा m क्यूब। तो देखो m रेज टू -3 है ना, क्योंकि अपॉन में वॉल्यूम है तो -3 आएगा। वैसे ही अगर स्पीड के लिए करना है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे v से। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये रहा डिस्टेंस अपॉन ये रहा टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो डिस्टेंस हमें मिल गया है, देखो ये रहा फर्स्ट नंबर क्या है L1, अपॉन टाइम क्या है, तो ये रहा 3 नंबर पर T1। तो L1 अपॉन T1, L1 यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी T1। तो अगर यहां पर L1 अपॉन T1 करोगे तो क्या होगा, मास तो आएगा ही नहीं, यानी मास m0, L1 और अपॉन में T1 है, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा T⁻⁻1। इसका यूनिट भी इसी के ऊपर जाएगा, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, यानी m/s। m/s को आप कैसे लिख सकते हो, मीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड को ऊपर लाना पड़ेगा। वैसे ही एसेलरेशन है, एसेलरेशन अब देखो आपको आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, आपको सीक्वेंस में खुद ट्राई करना है ये लिखकर। एसेलरेशन कैसे जरूरत पड़ेगी, एसेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ए से डिनोट कर रहा है। एसेलरेशन यानी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, टाइम के साथ जो स्पीड के अंदर चेंज आता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि फॉर्मूला है उसका चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो क्या है ये, तो m0 L1 T⁻², कैसे बना ये, कैसे बना, तो देखो वेलोसिटी तो हमने यहां पर प्रूव किया ही था, ये वाला। ये फॉर्मूला को अपॉन में क्या है टाइम, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है ये m0 L0 T1। तो वेलोसिटी के फॉर्मूला को टाइम से डिवाइड कर दो T1 से, तो T1 तो अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2, है ना, ये देखो। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला एसेलरेशन के लिए। एसेलरेशन क्या है, चेंज इन स्पीड विथ टाइम, ठीक है, चेंज इन स्पीड, लेकिन क्या पॉजिटिवली चेंज, ठीक है, स्पीड ऐसी हो 10 20 30 इस तरीके से बढ़ रही हो, तो अगर कम हो रही हो तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे डी एसेलरेशन, ठीक है, डी एसेलरेशन पढ़ेंगे वो थर्ड चैप्टर में, ठीक है। ओके नेक्स्ट जाते हैं। ओके तो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जस्ट अ मिनट। फोर्स क्या होगा, मान लो कि यहां पर ऐसी कोई बॉडी है, ठीक है, इसको मैं फोर्स दूंगा, अभी उसका वेलोसिटी कितना है 0, अभी ये जो पेन है उसकी वेलोसिटी 0 है, मैं इसको यहां से ऐसे फोर्स देता हूं तो ये आगे बढ़ा, यानी क्या हुआ, इसका स्पीड जो उसकी 0 थी अभी आगे बढ़ी, मतलब कुछ वेलोसिटी उसकी बढ़ी,
तो इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आया उसको तो हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी इसका पर्टिकुलर मास था, उसके अंदर एक्सेलरेशन आया, तो हमने उसको फोर्स बोला। ठीक है, यानी देखो मास के लिए क्या लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है फॉर्मूला तो मास के लिए लिखना है m1, हीरा m1, और एक्सेलरेशन देखो ऊपर ही है, तो क्या है ये L1 t⁻²। तो देखो L1 t⁻², ये मास तो इसका है ना। तो अब उसका यूनिट क्या होगा, तो मास के लिए होगा kg, हीरा, और L1 t⁻², ये तो ऊपर से ही लिख दिया नीचे देखो ms इनवर्स। तो देखो ये तीन जो है कॉम्बिनेशन kg, मीटर और सेकंड रेस टू -2, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, न्यूटन। ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट के ऊपर से नाम दिया है, उसने फाइंड किया था। अब न्यूटन जो नाम पूरा लिखा हुआ है NEWTON, अगर पूरा नाम लिखना है तो सेकंड ABCD में लिखना है, सेकंड लेटर में, और अगर एक वर्ड में लिखना है तो कैपिटल N लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ आ रही है, कैपिटल N में लिखना पड़ेगा। वैसे ही अगर दूसरा कोई यूनिट है, मान लो कि नेक्स्ट है वर्क। वर्क कैसे होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, यानी मान लो कि ये यहां पर पड़ा हुआ है, इसको मैंने फोर्स दिया और इसने यहां से इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, फोर्स लगाने से कोई चीज ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो क्या बोलेंगे हम, फोर्स इनटू डिस्टेंस, F×D। तो वो क्या हुआ, वर्क हुआ। मान लो कि मेरे पीछे ये वॉल है, मैं इसको फोर्स दे रहा हूं ऐसे, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वो उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, वो वहां पर ही है, तो मेरा वर्क कितना हुआ, 0। तो देखो क्या करना है, वर्क के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स को ऊपर से ही नीचे लिख देना है, क्या होगा m1, तो m1, t⁻², तो t⁻²। ठीक है, और ये L1 का L1, लेकिन इनटू डिस्टेंस और एक बार आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। क्या बात समझ आ रही है, ओके। तो हार्डली हमने कुछ याद रखा, और ये भी यही फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये तो आप याद कर ही नहीं सकते ना, 1 2 3 कैसे याद रखोगे कि m1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है। तो जिसने भी ये याद किया है, गारंटी है मेरी कि आप भूल जाओगे 2 या 3 4 दिन में, क्योंकि मैंने खुद याद नहीं किया ये तो कभी। ठीक है, मुझे भी अगर निकालना है फोर्स का, तो मैंने याद नहीं रखा, मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिखता हूं, मास का पता है मुझे, एक्सेलरेशन का पता है, मैं निकाल देता हूं, एक मिनट लगती है, लेकिन गलती नहीं होगी इससे कभी। लेकिन आपने इसको लर्न किया होगा तो आपको खुद को ही कंफ्यूजन होगा कि राइट लिखा है कि नहीं, है ना। ओके, तो देखो नेक्स्ट है पावर। अब पावर क्या होता है, तो जो भी वर्क हुआ, जो भी आपने वर्क किया है और उसके लिए आपको जो टाइम लगा, उसको क्या बोलोगे आप, पावर। यानी कि वर्क का फॉर्मूला ऊपर है ही, ये देखो ये रहा m1 L2 t⁻³ उसको ही टाइम से डिवाइड कर दो, यानी ये फॉर्मूला को अपॉन में t लिख दो एक बार, तो t जो अपॉन में है वो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा -3, है ना। तो उसका यूनिट क्या था, इसका वर्क का यूनिट था जूल। जूल भी तो साइंटिस्ट का नाम है, तो अगर पूरा जूल लिखना है मुझे तो सेकंड लेटर में आएगा, लेकिन अगर एक ही वर्ड लिखना है तो देखो कैपिटल में लिखा हुआ है, देखो ये, है ना। ओके, वैसे ही एनर्जी का क्या होगा, तो देखो एनर्जी जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, कितनी भी एनर्जी, वो सब भी क्या होगा, उसका फॉर्मूला एक ही होगा। और कौन सा होगा, जो वर्क का है वही एनर्जी का होगा, क्या m1 L2 t⁻², m1 L2 t⁻²। तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा ही है और दोनों का यूनिट भी एक है, देखो। ओके, अब देखो मोमेंटम तो इसके लिए मैं याद नहीं रखूंगा, ये भी याद नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे क्या फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी नहीं याद रखना है। तो कैसे सोचना है मोमेंटम, मेरे पास ये मास है, इसको मैंने फेंक दिया, तो ये कुछ वेलोसिटी से गया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पेन कुछ मोमेंटम से जा रही है ना। तो मोमेंटम ये होता है,
तो मास इंटू वेलोसिटी, मास का होता है m1, ये रहा। और वेलोसिटी का क्या होता है, तो वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस यानी लेंथ l1 और अपॉन में टाइम है तो t1, t⁻⁻1, तो हो गया ना। तो फंडा क्या है, यही याद रखना है ना, ये इतने, ये इतने, बस हो गया। इसी के ऊपर से मास और वेलोसिटी के ऊपर से तो ये लिखा, फिर मास यानी केजी, वेलोसिटी यानी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी डिस्टेंस के लिए मीटर, अपॉन में टाइम यानी सेकंड इनवर्स। ओके, बहुत स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला सब लोग छोड़ देते हैं मोस्टली, क्योंकि ये टेक्निक से नहीं समझते हैं। ये टेक्निक है पूरी कि भाई पहले 3-4 ही याद रखने हैं और फिर तो फॉर्मूला ही देखना है ये। और ये फॉर्मूला का भी कुछ लॉजिक सोचो, आप लर्न मत करो। जैसे कि प्रेशर है, प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा, मान लो कि ये यहां पर मेरे पास 4 पाई है, एक मेरे पास एक 4 पाई है जिसके 4 लेग्स हैं। अगर ऊपर से मैं कुछ फोर्स दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऐसे फोर्स दे रहा हूं, तो फोर्स कहां लगेगा, उसके पूरे एरिया में लगेगा, चारों 4 पाई में लगेगा। तो फोर्स अपॉन एरिया जो हुआ उसको ही तो क्या बोलेंगे कि आपने क्या दिया, प्रेशर। अब फोर्स के लिए तो ये रहा फॉर्मूला, m1 l1 t⁻²। इसी को क्या करो, इसी को अपॉन में एरिया यानी l2, तो क्या निकलेगा m1 l-1 t⁻²। ये आपको क्या करना है, दोनों का डिवीजन करके कैलकुलेशन करके निकालना है, ठीक है। ओके, तो देखो न्यूटन मीटर⁻², ये उसका यूनिट है, क्योंकि फोर्स के लिए न्यूटन होता है, एरिया के लिए मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, और उसको अपॉन में से ऊपर ले जाओ तो -2। और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है ना, इसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, पास्कल। ओके, पास्कल। पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम को कैसे डिनोट करना है, कैपिटल टी से। अब ये क्या होता है, तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक टाइम, है ना। जैसे कि मान लो, जैसे कि मान लो कि एक हवा साइकिल भरने का जो हवा भरने का निपल होता है, साइकिल का टायर होता है ना, उसका हवा भरने का निपल। अब साइकिल आप आगे ले गए तो ये हवा भरने का ठीसी है जो निपल है, वो थोड़ा आगे घूमकर एक जगह पर आया दूसरा, तो जहां पर पहले था साइकिल आगे ले गया और फिर से वो यहां पर आ गया, तो इतना डिस्टेंस मैं क्या बोलूंगा, सर्कल का एक रिवॉल्यूशन हुआ ऐसा बोलूंगा मैं। सोच के देखो, या तो फिर ऐसा कि पेंडुलम ऐसा घूम रहा है, तो पेंडुलम यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर अपनी जगह पर वापिस आया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 1 कंप्लीट साइकिल। और ये कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा वो टाइम को बोलेंगे पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम को डिनोट करना है कैपिटल टी से, देखो लिखा हुआ है ना। तो फॉर्मूला आएगा m0 l0 t1, जो टाइम का था वही टाइम पीरियड का है ना। दोनों में फर्क है, टाइम अलग चीज होती है, टाइम पीरियड अलग चीज होती है, ठीक है। टाइम इसको बोलते हैं, है ना। और टाइम पीरियड मैंने बोला है आपको, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो, ठीक है। दोनों के लिए क्या आएगा, सेकंड आएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पेंडुलम जो ऐसे हो रहा है, तो 1 सेकंड में सपोज इतना हुआ, ऐसे करके ऐसा ऐसा फिर ऐसा, यानी कि 2 बार कंप्लीट साइकिल कंप्लीट की उसने, 2 साइकिल कंप्लीट की 1 सेकंड में, तो उसको क्या बोलेंगे, 2 को उसकी फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड। यानी कि 1 अपॉन टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, उसको 1 अपॉन में ले गए तो क्या होगा, m0 l0 t⁻⁻1, है ना। फ्रीक्वेंसी जो है उसको, उसका यूनिट क्या है, या तो सेकंड इनवर्स या तो फिर हर्ट्स, मोस्टली यूज होगा हर्ट्स, hz हर्ट्स, है ना। ओके, तो ये बस इतने आपको याद रखने हैं। और मोस्टली बीच वाला जो फॉर्मूला है उसका रिलेशन विथ अदर फिजिकल क्वांटिटी वही याद रखना है, अगर वो कर लिया तो आपको आएगा, आ जाएगा।
चलो ये सोचो क्या है, डैश इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें से क्या फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? देखो डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, किलोग्राम क्या है, वो तो यूनिट है ना, यूनिट, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या सोचोगे आप, आपको क्या सोचना है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P, और P इज इक्वल टू एम वी, है ना, P इज इक्वल टू एम वी, मास अपॉन वेलोसिटी। देखो यहां पर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी है तो m1 l1 t⁻⁻1, ठीक है। इसका यूनिट निकालना है तो मास के लिए किलो और वेलोसिटी के लिए ये रहा मीटर बाय सेकंड, ठीक है, तो ये आएगा। देखो नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ये तो उसका कैलकुलेशन है, ठीक है, इसका ओके। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आप ये एकदम शांति से देख लो, पहले 5 6 7, फिर आप खुद कैलकुलेशन करोगे और निकाल पाओगे इसको, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो इस कोर्स में, इस सेशन में इतना रखते हैं यहाँ तक का। तो आप देखा कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो प्लस बैच में इसी तरीके से पढ़ना है, और प्लस बैच में हर 3 सेशन के बाद डाउट सेशन होता है, तो उसमें आप कुछ भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर बनाऊंगा तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो चलो दैट्स इट, यहाँ तक रखते हैं। आपको फिर से बता दूं, ये मेरा रेफरल कोड है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, चैनल का नाम है, तो ये आप सर्च करके ज्वाइन कर लो। और प्लस अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये टाइमिंग है 4 to 5:30, ओके। चलो।